नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों एग्जाम दृष्टि पर। गाइज, आज है संडे 28 अगस्त 2022 और जैसा कि आप जानते हैं संडे को हम लोग करते हैं रिवीजन। हमने जितना भी पढ़ा होता है पूरे वीक में, उस पूरे वीक को हम लोग यहां पर बहुत ही अच्छे से रिवीजन करते हैं। इससे दो फायदे होते हैं साथियों। एक तो आपका जो पीछे छूट गया है वो चीज आप लोगों की कवर हो जाती है। इसके अलावा यहां पर आपका रिवीजन हो जाता है पूरे हफ्ते भर में जो आपने पढ़ा होता है करंट अफेयर्स। अगर आपने किसी वजह से वो रिवाइज नहीं कर पाए हैं तो यहां पर आपका वो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो साथियों, हम लोग जो है करेंगे आज अपना पूरा एक वीक का। और ये कब से कब तक होगा गाइस? ये होगा 22 अगस्त 2022 से 27 अगस्त 2022। पूरे वीक का हम लोग जैसे डेली मतलब प्रत्येक संडे को हम लोग ये करते हैं, तो आज भी हम लोग अपना जो है पूरे वीकली करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे साथियों। तो चलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए अपने सभी यार दोस्तों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और उनसे भी किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग शेयर कर देंगे, सबसे पहले सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इतना बेहतर शानदार ये क्लासेस होने वाली है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए मैं चाहूंगा। और सेशन को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, इसके अलावा यहां पर हमारा ये कोर्स स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं साथियों, मिशन एसडीएम 2.0 और इसके अलावा समर्पण बैच। क्या क्या है इन सब में साथियों? अगर मैं मिशन एसडीएम की बात करूं तो देखिए, यहां पर मिशन एसडीएम 2.0 में ये जो बैच है साथियों कब से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है 5 सितंबर से। आप लोगों को याद रखना है 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है और अभी इस पर 77% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है गाइज। जी हां दोस्तों, 77% का भारी भरकम इस पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फिर ये जो 77% का डिस्काउंट है साथियों, ये केवल 31 अगस्त तक ही है। उसके बाद में इसकी जो फीस है वो बहुत महंगी हो जाएगी। आप लोगों के लिए 77% का भारी डिस्काउंट जो चल रहा है उसका फायदा आप लोग जरूर उठाइए गाइज। अगर मैं इस मिशन एसडीएम 2.0 की बात करूं तो देखिए, यहां पर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है गाइज। कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर आप लोगों को कराई जाएगी। किसके लिए? अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2023 या उससे आगे के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही फेजेस की यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। जी हां गाइज, यहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एक ही जगह, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कॉम्बो पैकेज है आप लोगों के लिए। अलग अलग जगह आप लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा इसके लिए। क्लियर? यहां पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लास नोट्स, पीडीएफ, सभी कुछ यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा गाइज। सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे यहां पर। डेली मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, ये किसी भी आपको अगर मेंस क्लियर करना है तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप लोगों को लिए मेंस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो हमेशा होनी चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को मिशन एसडीएम 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां पर आप लोगों को डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। डाउट सेशन होंगे आप लोगों के। और इस चीज की अगर मैं कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं कि हम लोग जो है आप लोगों को ये कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट करवा देंगे, तो दोस्तों देखिए 10 से 12 महीने में ये कोर्स आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया जाएगा गाइज। उसके बाद में आप लोग अपना रिवीजन करके एक बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये पीसीएस के लिए मिशन एसडीएम 2.0 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। हमारा दूसरा बैच है समर्पण बैच। समर्पण बैच गाइज ये यूपी आरओ के लिए है, 2022-23 के लिए है। उससे आगे के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जैसा कि अभी जानते हैं आरओ की वैकेंसी आने वाली है। और मैं आपको यह भी बता दूं गाइज, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं अब की बार। जो पिछली बार से उनसे तो अब की बार ज्यादा ही वैकेंसीज आने वाली हैं। क्लियर? यहां पर आप लोगों को आरओ की प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम होगा आप लोगों के लिए। प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और आपके लिए एवेल्यूशन भी होगा आप लोगों का, वीकली एवेल्यूशन। अब अगर बात आती है कि सर इसका जो मीडियम क्या होगा, देखिए भाई, इसका जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होने वाला है। यानी कि आप चाहे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए ये दोनों ही, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपका मीडियम कोई भी हो, ये आप लोगों के लिए दोनों ही लैंग्वेजेस में कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात आती है ये बैच कब से शुरू हो रहा है? मैंने पहले ही बताया 5 सितंबर। और 77% का डिस्काउंट गाइज 31 अगस्त तक ही अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो
तो जल्दी ले लीजिए इस बैच को, इन कोर्सेज को, क्योंकि फिर बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इसका जो फीस है वो महंगी हो जाएगी। अभी 77% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है। और इसके अलावा एक चीज आती है कि आप डिस्काउंट कैसे अवेलेबल कर पाएंगे 77% का। देखिए आप लोगों को साथियों कोड यूज करना है ED400। जी हाँ, अगर आप लोगों को साथियों इसमें 77% का डिस्काउंट लेना है तो ED400 ये वाला कोड यूज करना है गाइज। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम अपना पहला जो सवाल है साथियों, वो प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अक्षय ऊर्जा होता क्या है, अक्षय ऊर्जा की बात करूं साथियों तो ये रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब ऐसी एनर्जी जो खत्म नहीं होगी। अब जैसे सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है ना, सौर ऊर्जा, इसके अलावा जल ऊर्जा, जल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, या हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा, तो ये सभी कैसी ऊर्जा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है गाइज। तो ये अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोगों के लिए याद रखना है। एक और चीज यहीं पर क्लियर कर दूं, देखिए चूंकि ये रिवीजन वीडियो है गाइज, तो यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में हम लोग पूरे वीक डेली करंट अफेयर में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। यहां पर हम लोग मेन चीजों को डिस्कस करेंगे, और रिवीजन वीडियो है तो हम इसका ध्यान आप लोग भी रखिएगा। क्लियर, यहां पर आप लोगों का रिवाइज, आपको लोगों के लिए रिवीजन कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। तो देखिए ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, HDFC की फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा साथियों जो पहली महिला शाखा ये केरल में, और केरल के कौन सी जगह, केरल में एक जगह है साथियों कोझिकोड, कोझिकोड में ये पहली HDFC की ये महिला शाखा खोली जाएगी, और यहां पर 4 बैंकर होंगी महिलाएं। और इसके अलावा जो यहां पर ये इनकी महिलाओं की जो शाखाएं उनको सेंट्रल करेगी ये HDFC बैंक की, केरल में कोझिकोड में खोली जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश से TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। अब ये TU-160 बॉम्बर क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये साथियों है बम वर्षक विमान, क्या बोल सकते हैं इसको, बम वर्षक विमान इसको बोल सकते हैं। और भारत जो है साथियों रूस से ये विमान खरीदने की योजना बना रहा है। कितने यूनिट, यानी कि 6 विमान खरीदेंगे हम लोग रूस से, आप लोगों को याद रखना है। और ये बहुत ही खतरनाक विमान है साथियों। 1980 के दशक में जब इसको रूस ने अपनी सेना में शामिल किया था, तो उस समय चूंकि कोल्ड वार चल रहा था उस समय, और एक बार तो इससे अमेरिका भी परेशान हो गया था, अमेरिका भी घबरा गया था इस बम वर्षक बना विमान से। तो याद रखना आप लोगों को, कहां से खरीद रहा है भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए TU-160 बॉम्बर, आप लोगों को नाम याद रखना है, रूस से। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट जो हम बात करें तो भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL कहां पर अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। तो गाइस जो HAL है वो अपना मार्केटिंग कार्यालय मलेशिया में स्थापित करेगा। राइट आंसर इसका डी है। इसका फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, देखिए जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं हमें उनको बेचने में, उनका एक तरह से कह सकते हैं हम लोग एडवर्टाइजर कह सकते हैं, या फिर हम उनको प्रचार कह सकते हैं, उसके विकास को बहुत बड़े पैमाने पर सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, HAL की जो ये मार्केटिंग कार्यालय खोला जाएगा मलेशिया में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो नॉर्थ ईस्ट नहीं के साउथ ईस्ट के जो देश हैं वहां पर हमें अपने जो हमारे इक्विपमेंट है उनको पहुंचाने में सहायता मिलेगी। तो आप लोगों को याद रखना है HAL का पहला मार्केटिंग कार्यालय कहां पर होगा, मलेशिया में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है। तो देखिए अभी जो हाल ही में जो डेटा जारी किया गया था, इसके अकॉर्डिंग साथियों विस्तारा जो कंपनी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। 10% से अधिक शेयर इसके पास में आ गए हैं। 10% से अधिक मतलब हिस्सेदारी, बाजार हिस्सेदारी, घरेलू मार्केट में जो हिस्सेदारी है 10% से प्लस इनकी हिस्सेदारी। अब सवाल उठता है, आप सोच रहे होंगे सर ये तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कौन है। तो देखिए जो इंडिगो है, इंडिगो पहले नंबर पर है भारत में डोमेस्टिक मार्केट में। क्लियर, याद रखना आप लोगों को इंडिगो। तो इस पर कितनी हिस्सेदारी है, 50%, लगभग 58% के आसपास, 50% से ज्यादा हिस्सेदारी आप लोगों को याद रखना है इंडिगो की। तो दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बन गई है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स परियोजना, तो जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे कि विद्यारथ स्कूल्स ऑन व्हील्स परियोजना किस ये जो किस राज्य में लॉन्च की गई है। यहां पर आप देख रहे हैं ये विद्यारथ एक तरह से मतलब जो स्कूल है उसको पहियों पर, ये बस है साथियों, बस लॉन्च की गई है। और जो वंचित वर्ग के वो छात्र जो आ नहीं सकते हैं स्कूल्स में,
उनके लिए ये बस की सुविधा कर दी गई है ताकि वहां पर ही स्कूल को पहुंचाया जाए, उनके पास ही। समझ में आया आप लोगों को? और ये कितने महीने के लिए होगा? ये 10 मंथ के लिए इनको शिक्षा प्रदान की जाएगी इसके माध्यम से। उसके बाद इनको स्कूल में ही आना पड़ेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, ये राइट आंसर इसका है असम। ठीक है, राइट आंसर इसका असम, बी। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देखिए भाई साहब, प्रदूषण के मामले में तो आपको पता है दिल्ली नंबर 1 पर रहती है, और अब की बार फिर दिल्ली ने टॉप किया है। दिल्ली पहले नंबर पर है साथियों, दिल्ली नंबर 1 पर प्रदूषण के मामले में, और दूसरे नंबर पर है कोलकाता। भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित शहर अगर बात करें तो दिल्ली सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे पर कोलकाता है, और मुंबई है 14वें नंबर पर। तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगर बात करी जाए तो ये जो चीजें हैं, दिल्ली, कोलकाता, आपको दिल्ली का नाम याद रखना है, दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। टोटल जो टॉप 20 शहर हैं उनमें 18 शहर साथियों, टॉप 20 में 18 शहर कितने कहां के हैं? ये 18 शहर साथियों भारत के हैं, इनमें से 2 शहर इंडोनेशिया के हैं। तो आप लोगों को याद रखिएगा, चाहे किसी और चीज में टॉप करे ना करे, अपना इंडिया, अपने जो शहर हैं वो पॉल्यूशन के मामले में तो एकदम टॉप पे है ना। बड़ी खतरनाक स्थिति है साथियों दिल्ली में, और जो आने वाला टाइम है ना अक्टूबर नवंबर का, यहां इतनी मतलब खतरनाक स्थिति हो जाती है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो पॉल्यूशन के मामले में दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में कहां आयोजित होगा? तो साथियों जो 17वां प्रवासी दिवस, आप लोगों को पहले तो ये जानिए प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 1915 में गांधी जी वापस आए थे। कहां से? अफ्रीका से। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे, और इसीलिए इन प्रवासियों के भारत के विकास में योगदान देने के लिए हर वर्ष सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को। तो इस बार जो है 2023 में 9 जनवरी को कहां पर मनाया जाएगा गाइज? ये मनाया जाएगा इंदौर में। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है भारत का? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इस पर आते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाएगा? इंदौर में मनाया जाएगा अब की बार 9 जनवरी 2023 को। सारी बातें हमने प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात करी। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल है गाइज, हाल ही में किसे केंद्रीय गृह सचिव के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहां पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं, और ये केंद्रीय गृह सचिव कौन किसको बनाया गया है गाइज? ये बनाया गया है अजय कुमार भल्ला को। अजय कुमार भल्ला जी को केंद्रीय गृह सचिव के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया। एक्चुअली में क्या है, ये पहले से ही है, ये पहले से ही है, और अब इनका जो कार्यकाल है ना, अब इनके कार्यकाल को साथियों 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। समझ में आया? कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, और देखिए नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? एक चीज यहां पर देखिए, पिछली वाली स्लाइड में ये विनय मोहन क्वात्रा, ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे, विनय मोहन क्वात्रा कौन है? चलो इनके बारे में बता देता हूं। रुचिका कंबोज ये कौन है? ये है साथियों यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? वो रुचिका कंबोज है। क्लियर? और केंद्रीय गृह सचिव के रूप में अजय कुमार भल्ला को चुना गया है। चलिए आगे आते हैं। वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? गाइज हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करिए सेशन को, और लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना शानदार कंटेंट, शानदार क्लासेस, शानदार सेशन चल रहा है। जल्दी से आप लोग शेयर कर सकते हैं, जल्दी से शेयर कर दीजिए, इतना ही रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं। देखिए वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो गाइज ये स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन जो है वर्ष 2022 में 16 से 31 अगस्त तक। कब से कब तक? 16 से 31 अगस्त तक गाइज ये स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये धर्म यानी कि जो धार्मिक आधार पर लोगों के साथ में जो हिंसा करी जाती है कि कौन है हिंदू कौन है मुस्लिम है, मुस्लिम हिंदू एक साथ मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट जो हिंसा करी जाती है, तो इसके आधार पर जो पीड़ित हैं उनकी याद में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
तो कब मनाया जाता है गाइज? ये मनाया जाता है 22 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है यूएन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्लियर? आप लोग याद रखिएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, जब यहां धर्मों की बात, विश्वास या धर्म की बात हो रही है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा है, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है? ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। और इसके अलावा हमारे देश में, पहला सवाल। दूसरा है, आप लोग सभी आंसर करेंगे कि हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी है? हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी है? आप लोग आंसर करेंगे कि हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय कितने हैं, कितने समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? दोनों सवालों के आप लोग आंसर करेंगे। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, हम आगे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट। यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट यूईएफए की महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट सवाल गाइज, ये मनीषा कल्याण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, लगातार न्यूज में है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीषा कल्याण जो है साथियों, ये यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट के लिए महिला चैंपियंस लीग में जो लीग हुई है यहां पर, उनमें खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ये मनीषा कल्याण। और किस लिए न्यूज में थी, एक और चीज बता देता हूं। देखिए, जो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन जो है, जो अभी न्यूज में भी थी, उसको बैन कर दिया फीफा के द्वारा। आईएफएफए, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जो है, ये आईएफएफए के द्वारा जो फुटबॉलर, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर साथियों 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए किसको चुना गया? तो ये मनीषा कल्याण को चुना गया है। और आप लोग आंसर मुझे नीचे करेंगे कि मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आप लोग आंसर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर तो किसको चुना गया है? ये चुना गया साथियों मनीषा कल्याण को। और मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आप लोग आंसर करेंगे। तो यूईएफए, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर ये बन गई है साथियों मनीषा कल्याण। राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है, सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, मनीषा कल्याण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। और एक और चीज याद रखिए, ये किसकी ओर से खेल रही है? यहां आप देखो, ये खेल रही है साइप्रस की ओर से, साइप्रस की ओर से इन्होंने यहां पर डेब्यू किया है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, ब्रिटेन में यूपीआई के जरिए पेमेंट करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल, एक सेकंड बस, एनपीसीआई के द्वारा, और एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? एनपीसीआई की फुल फॉर्म है साथियों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा किसके साथ समझौता किया है ब्रिटेन में यूपीआई के जरिए? देखिए क्या होता है, ये आप कुछ गए सामान लेने के लिए, मान लो आप ब्रिटेन पहुंचे, वहां पर आपके लिए वहां की करेंसी नहीं है, और करेंसी क्या है ब्रिटेन की? पाउंड करेंसी है। आपके वॉलेट में हम कह सकते हैं आपका जो यूपीआई है, यूपीआई वॉलेट, जैसे कि आप पेटीएम वगैरह या कोई और भी यूपीआई, भीम यूपीआई है ना, तो आपके उसमें तो पैसे हैं, तो आप यहां पर जो क्यूआर कोड होता है, एक ऐसा जो कोड बना होता है ना, कुछ इसमें ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ना, इस तरह का चीजें होती है ना, वो क्यूआर कोड, इसको क्यूआर कोड बोलते हैं। तो इस क्यूआर कोड के जरिए आप लोग जो है यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये ब्रिटेन में यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए इन्होंने किसके साथ में समझौता किया है? ये किया है पे एक्सपर्ट के साथ में। ठीक है, अगर मान लो आप एयरपोर्ट पर उतरे आप और आपको प्यास लग रही है, आपको बोतल खरीदनी है, और तो आप जो है इसके यूपीआई के जरिए आप लोग वो बोतल, वाटर बोतल खरीद सकते हैं। तो पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है ब्रिटेन में। ठीक है, अभी फिलहाल क्यूआर कोड के जरिए किया जाएगा, बाद में जो है यहां पर जो रुपे कार्ड है, रुपे कार्ड है ना, रुपे कार्ड के जरिए भी पेमेंट करी जाएगी बाद में। तो आप लोगों को याद रखना ये सारी चीजें। किसने? एनपीसीआई के द्वारा। चलिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है साथियों वो है, हाल ही में मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? तो गाइज ये जो मछली पालन से संबंधित क्या होता है, फिशिंग से संबंधित एक्वाकल्चर होता है ना, है ना, तो इसी को इसका नाम है एक्वा बाजार। याद रहेगा, भूलने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट, क्या फायदा होगा इससे? मतलब जो खरीदार होंगे मछलियों के और जो विक्रेता हैं, यानी कि मछुआरे और जो खरीदार है वो एक साथ जुड़ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और वहां से खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो एक तरह से मार्केट प्लेस होगा ये, आप लोगों को याद रखना है।
क्लियर, नाम है इसका एक्वा बाजार। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ग्रामीण आजीविका पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आने वाले टाइम में इन्होंने कहा है कि हम यहां पर 300 ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करेंगे। यहां पर ग्रामीणों को आजीविका के साधन, उनको स्किल्ड वगैरह प्रदान करी जाएगी। तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। राइट आंसर इज बी। ये आप यहां पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है ये, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है साथियों, क्या नाम है इनका? बघेल, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण आजीविका पार्क इन्होंने ये जो छत्तीसगढ़ में शुरुआत करी है बघेल साहब ने। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में नमस्ते योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हाल ही में नमस्ते योजना क्या है? देखिए, नमस्ते योजना के बारे में बात करूं साथियों, जो सफाई कर्मी है ना देश में, सफाई कर्मियों को एक उचित जीवन स्तर प्रदान करना, सफाई कर्मियों को इनकी जो दिनचर्या है, इनके जो काम करने का तरीके हैं, उनको यानी कि जो हाथ से मैन्युअली जो काम करते हैं, मैन्युअली ना करके इनको मशीन से काम करवाना। इसके अलावा इनके प्रति लोगों में जो भावना है उसमें बदलना, और इनके प्रति लोगों में सेंसिटिविटी की भावना जगाना। क्लियर? तो ये नमस्ते योजना सफाई कर्मियों के लिए, और इसके लिए कौन कौन से मंत्रालयों ने शुरू करी है? तो इसमें एक तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और दूसरा है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यानी कि बी और सी दोनों। राइट आंसर डी। क्लियर? चलिए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो गाइज, जो महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन है, आप लोगों को याद रखना है कौन सा है? ये 10वां है। कार्य क्या, उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर साथियों इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? देखिए, जो महिला पुलिसों के सामने जो चुनौतियां हैं, है ना, उन चुनौतियों से निपटना। इसके अलावा यह भी पता होगा, आजकल क्रिमिनल्स भी तो बिल्कुल टेक्नोक्रेट हो रहे हैं ना, हाईटेक क्राइम कर रहे हैं क्रिमिनल्स भी। उनको पता है क्राइम कैसे करना है, कैसे क्राइम को आगे एग्जीक्यूट करना है, ये क्रिमिनल्स जानते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल प्रयोग कर रहे हैं, उनको नई नई टेक्नोलॉजी इनको अवगत कराना महिला पुलिस को, है ना। तो इसीलिए इस सारी चीजों को, जो हाईटेक क्राइम्स हो रहे हैं, उन क्राइम्स के बारे में जागरूक करना, ये सारी चीजें, और उन चुनौतियों से निपटना कि कैसे हाईटेक क्राइम्स को निपटाया जा सकता है, ये सभी इस महिला पुलिस में जो हुआ है राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका उद्देश्य है। तो कहां पर हुआ है? ये हुआ है साथियों शिमला में। राइट आंसर है ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण राष्ट्रीय संगोष्ठी नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसका यहां पर आप देख सकते हैं, नेशनल सेमिनार इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, यानी कि जो आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है, सशस्त्र ये जो न्यायाधिकरण है, ये किस तरह से अपने काम को कर रहा है, या इनके काम की जांच करना, ये इसका एक्चुअली में उद्देश्य है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है साथियों नई दिल्ली। राइट आंसर नई दिल्ली। राइट आंसर इसका डी है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, चीफ गेस्ट यहां पर थे राजनाथ सिंह, और गेस्ट ऑफ ऑनर किरण रिजिजू, जो कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये सभी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट लॉ एंड जस्टिस, ये सभी लोग यहां पर इस नेशनल सेमिनार में भाग लिए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, यानी कि इसका आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है। मेनली क्या है कि जो आर्म्ड फोर्स से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, या फिर उनके परिवार वाले, उनसे संबंधित जो केसेस हैं, इन केसेस का निपटारा करता है ये ट्रिब्यूनल। तो अपना जो काम क्या सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर सारी बातें? राइट आंसर ए। चलिए आगे चलते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। साथियों जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे इसका नीचे कमेंट सेक्शन में, सभी लोग आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, इस सवाल का आंसर करेंगे, और सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे साथियों। ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये है भाई साहब तिरंगा, भारत की आन बान शान, ये तिरंगा है। ये तिरंगा लहराना चाहिए एकदम ऊंचाई पर, है ना। तो ये भारत का तिरंगा है, और ये जो तिरंगा को उठा रही है, ये है कौन? अंतिम पंगल। अंतिम पंगल इनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये भी अंतिम पंगल, इन्होंने साथियों अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? ये बन गई है साथियों अंतिम पंगल। राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। यहां पर आप लोगों को याद रखना है, भारत की आन मान शान तिरंगा को ये लहरा रही है। तिरंगा हवा से नहीं, हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराना चाहिए। तिरंगा हमेशा हमारे दिल में ये एकदम प्रण रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। हाल ही में चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट सवाल। ये तो देखिए, इनको ये कोई इंट्रोडक्शन किसी भी प्रकार के मोहताज नहीं है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह।
शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया गाइज शहीद भगत सिंह जी के नाम पर। ये है चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम इन्होंने बदल कर रख दिया गया है शहीद भगत सिंह के नाम पर। राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइज। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहां पर किया गया है? ये गाइज देखिए, सबसे पहले ये जानिए हाइड्रोजन, इसको भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? तो दोस्तों जो भविष्य का ईंधन है वो बोला जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को फ्यूचर, ये जो फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। यहां पर इसका प्रयोग क्या किया जाएगा इस बस में? देखिए इसका जो है हाइड्रोजन और एयर, हाइड्रोजन और एयर का प्रयोग किया जाएगा, और बाद में जो इसका बाई प्रोडक्ट हम कह सकते हैं उत्सर्जन किसका होगा? उत्सर्जन इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का उत्सर्जन होगा। तो मतलब क्या है इसका मतलब यह है गाइस, क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल भी, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और आजकल हाइड्रोजन ईंधन सेल बसेस का, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले जो व्हीकल्स है, चाहे वो ट्रेन हो, अभी हाल ही में ट्रेन भी लॉन्च करी है, वो भी सवाल आएगा। तो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की अगर इंडिया की बात करें तो पुणे में इसको लॉन्च किया गया है, भारत की पहली हाइड्रोजन, यहां पर आप देख सकते हैं जीरो एमिशन फ्यूल सेल बस, एमिशन जीरो होगा इसका, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं? क्योंकि भारत जो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सवाल डिस्कशन किया था कि हमारी जो दिल्ली है पहले नंबर पर है पॉल्यूशन के मामले में। तो चलिए राइट आंसर इसका बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइस, विश्व जल सप्ताह, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो गाइस ये किया जा रहा है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। बस इतना याद रखना है आप लोगों को, इसमें और कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उद्देश्य जो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा पानी का जो लेवल है कम होता जा रहा है और वाटर क्राइसिस जो बढ़ती जा रही है उसके प्रति लोगों में जागरूक करना है, लोगों को जागरूकता बढ़ाना, अवेयरनेस फैलाना है, और मतलब पानी को जो है कम से कम मतलब वेस्ट किया जाए। एक्चुअली में यह है इसका। और जो अगर मैं इसकी थीम की बात करूं गाइस, तो इसकी थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन, सीइंग द अनसीन, बस इतना याद रखना है और बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर इसका। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल है गाइस, हाल ही में मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित आरटीपीसीआर किस ये जो किट विकसित की है, किसने विकसित किया? आपको बताना है ये कि जो है किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है, किस कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया। मंकी पॉक्स के बारे में बात करें, तेजी से फैल रहा है वर्ल्ड लेवल पर मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है? हमने डिस्कस किया था इस चीज को बहुत ही अच्छे से जब डेली करंट अफेयर सेशंस में। तो देखिए मंकी पॉक्स जो है गाइज, ये चूंकि पहली बार मंकीज में देखा गया था तो इसीलिए इसका नाम मंकी रखा था 1970s के डिकेड में। उस समय इसको अफ्रीका के कुछ देशों में, कुछ कंट्रीज में इसको देखा गया था मंकी पॉक्स, ये वायरस को। तो एक तरह से ये चिचक्का सा, जैसे छाले छाले हो जाते हैं ना चिचक पूरी बॉडी पर, वैसा ही इस मंकी पॉक्स में होता है। पूरी बॉडी पर रैसेज हो जाते हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, और इसके अलावा बात करूं बैकएक वगैरह, ये सभी होता है। तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, राइट आंसर इसका सी, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने गाइस ये पहला स्वदेशी, पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है, ये किट विकसित की है। एक तरह से टेस्टिंग किट है ये, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। तो राइट आंसर यहां पर सी इज द राइट आंसर, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइस, वो है हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? आवक्ष प्रतिमा मतलब यहां तक आप देख सकते, पिक्चर देख रहे हैं, ये गांधी जी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अभी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए थे। तो इन्होंने पराग्वे, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग मुझे, दक्षिण अमेरिका में दो कंट्री, मात्र केवल दो कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंडलॉक हैं, कौन कौन सी हैं वो? जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, कौन कौन सी कंट्री हैं जो लैंडलॉक है? तो गाइज देखिए बता देता हूं आपको, एक तो बोलीविया और पैराग्वे, दो कंट्री साथियों ऐसी कंट्रीज हैं दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, जो कि लैंडलॉक कंट्रीज ऐसी कंट्री होती हैं जो जिनका बाउंड्री किसी भी सी या ओशन से नहीं लगा होता है। तो इसका राइट आंसर पैराग्वे है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाइज ये महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया है पैराग्वे में। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 मिशन। आर्टेमिस 3 मिशन किस देश का मून मिशन है? सबसे पहले आप लोगों को याद रखना क्या है, ये मून मिशन है, चंद्रमा पर जाएगा। कब जाएगा? 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और नासा कहां की ये बॉडी है एक, जो कि ये जो स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है नासा, और कहां की है ये है साथियों यूएसए की।
आप लोगों को याद रखना, यूएसए की एक बॉडी है ये, और यहां पर 2024 में ये जो है क्या की जाएगी, 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा। आप लोगों को याद रखना। पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या है, आर्टेमिस जो मिशन है ये, इसकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पहली बार इस टीम में महिला को भी शामिल किया गया है, एक विमेन को भी शामिल किया गया जो कि मून पर लैंड किया जाएगा। क्लियर? मून पर इस टीम में शामिल किया गया है, और राइट आंसर इसका अमेरिका, ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आर्टेमिस के बारे में पूरी बात करी हमने। हाल ही में मिथिला मखाने का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो गाइज मिथिला, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मिथिला कहां पर है? बिहार में। बिहार में मिथिला मखाने का जीआई टैग किसको मिला? बिहार को मिला। राइट आंसर इसका सी, इसका जीआई टैग मिला। आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट 65वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो जो राष्ट्रमंडल खेल बोला मैंने, नहीं सॉरी, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश के द्वारा की जा रही है? कनाडा के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को याद रखना है, कनाडा के द्वारा की गई थी 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कहां स्थापित होगी? तो दोस्तों जो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साथियों, अंतरिक्ष जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो भी चीजें चक्कर काट रही है ना, उन पर नजर रखना इसका उद्देश्य है। अंतरिक्ष में जो गतिविधि हो रही है उस पर नजर रखना इसका उद्देश्य है। तो पहली अंतरिक्ष वेधशाला ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बात है? चलिए आगे देखते हैं। ये है भाई साहब योगी जी, और योगी जी कहां के सीएम है? ये भाई साहब है सीएम यूपी के, है ना। तो पहली शिक्षा टाउनशिप इन्होंने घोषणा कर दिया कि भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप हुआ। क्या इसमें एक तरह से टाउनशिप, इंडस्ट्रियल टाउनशिप सुना होगा ना नाम आपने, तो वैसी ही है। यहां पर जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको शिक्षा भी दी जाएगी, अलग अलग तरह के प्रकार के, अलग अलग प्रकार के उनको स्किल्ड दी जाएंगी। तो एक तरह से स्किल्ड मैन पावर का प्रयोग करना इसमें बनाना है। और पहली शिक्षा टाउनशिप ये कहां पर? अब यहां पर आपको पता ही लग गया होगा, ये है योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहां पर आप देख सकते हैं अमेरिका की तर्ज पर यूपी में भी बनेगी एजुकेशन टाउनशिप, सीएम योगी ने दी मंजूरी। तो अच्छी घोषणा है, अच्छा एकदम कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को। राइट आंसर सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास अमेरिका और किस देश के साथ शुरू हुआ? बस आपको कुछ नहीं याद नहीं रखना है इसमें, सिर्फ इतना याद रखना है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्ध अभ्यास जो है ये रखा गया है, मतलब शुरू हुआ दक्षिण कोरिया और उल्ची फ्रीडम ये अमेरिका के बीच। बस इतना रखना, याद रखना है आप लोगों को। ये मैप रहा साउथ कोरिया का, बस ठीक है। चलिए यहां पर है येलो सी। गाइस जल्दी से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस जो है 24 अगस्त को मनाया जाता है, कवि नर्दम की जन्म दिवस पर। और कवि नर्दम कौन थे? कवि जो नर्दम थे ये थे जिन्होंने गुजराती भाषा के निर्माण में योगदान दिया था, गुजराती भाषा को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में, साहित्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था कवि नर्दम। यहां इनकी पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। इनके जन्म दिवस पर 24 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइस, हाल ही में संपन्न हुआ अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो गाइस भारत जो है पदक तालिका में खगोल विज्ञान और खगोल ये तीसरे स्थान पर रहा है, ध्यान रखना आप लोगों को। राइट आंसर सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? एससीओ की बात करूं मैं तो गाइस इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं। अभी 9वां ईरान बनने वाला है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? भारत और इसमें जो भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए थे गाइस। और जो इसकी रक्षा मंत्रियों की बैठक हो रही है वो उज्बेकिस्तान में हो रही है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइस, ये हमारा साथियों कोर्सेज हैं, इनके बारे में जानकारी, आप ज्यादा जानकारी आपको पता करना है तो इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और डिस्काउंट अभी चल रहा है 77% का, 77% का ऑफ चल रहा है। इसके लिए आप लोग कोड यूज करना ED400। ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इस 77% डिस्काउंट को लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना होगा ED400। यहां पर साथियों आप लोगों को मिशन SDM 2.0 और समर्पण बैच RO के लिए है, जबकि जो मिशन SDM 2.0 है यह PCS के लिए है। अगर आप PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो यह बैच आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तरह से कॉम्बो पैकेज है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं। यहां पर आप लोगों को साथियों
प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही फेजेस की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को ये बैच कब से शुरू हो रहा है? 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। और ये हम बात करें आप लोगों को ये डिस्काउंट की, तो देखिए डिस्काउंट जो ज्यादा दिन तक नहीं है, केवल 31 अगस्त तक डिस्काउंट है। अगर आप लोगों को ये बैच लेना है, ठीक है साथियों, तो 31 अगस्त तक आप लोग इस बैच को ले लीजिए। उसके बाद में ये 77% का जो भारी भरकम डिस्काउंट है ये खत्म हो जाएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से देर ना करिए, 31 अगस्त तक ये आप लोगों के लिए ऑफर है। ईडी, ध्यान रखिएगा, कोड आप लोगों को यूज करना है ED400, ये वाला कोड आप लोगों को यूज करना है। क्लियर सारी बातें? चलिए, इसके अलावा और मैं बात करूं, इसमें 5 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, अपना अगला सवाल देख लेते हैं गाइज कि वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गाइज जो पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है वो ये जो फेमीदा अजीम को चुना गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए, यहां पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये बांग्लादेश की रहने वाली, मतलब बांग्लादेश की मूल की है, और अभी जो कहां पर रह रही है, ये यूएसए में रह रही है। और इनसाइडर जो पत्रिका है, किसकी? अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर के लिए काम करती है। तो ध्यान रखिएगा, उइगर मुस्लिम्स पर इन्होंने सचित्र व्याख्या की थी, रिपोर्टिंग करी थी, इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइज, भारत ने किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो साथियों ये किया गुजरात का ये गरबा नृत्य आप लोगों को याद रखना है। यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। क्लियर? 193 इसके सदस्य हैं। ये सारी बातें हमने जानी यूनेस्को के बारे में। तो चलिए अब आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गाइस भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीतना है, आप लोगों को याद रखना है ये सारी बातें। ये अंडर 18 चैंपियनशिप कहां पर हुई है? ईरान में, और ईरान के तेहरान में हुई है, आप लोगों को याद रखना है। पहले नंबर पर कौन है? जापान इसमें पहले नंबर पर है। क्लियर? चलिए ये सारी बातें, यानी कि जापान ने गोल्ड जीता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो हरियाणा और पंजाब के दौरे पर थे। तो हरियाणा के फरीदाबाद में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर ए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाल ही में डीआरडीओ ने VLSRSAM का सफल परीक्षण कहां से किया है? तो गाइस डीआरडीओ ने VL का मतलब वर्टिकल लॉन्च, ये वर्टिकली इस तरह से लॉन्च होगी ये मिसाइल, है ना। तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो परीक्षण किया वो डीआरडीओ के द्वारा चांदीपुर से किया गया है, आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर किया गया है? तो गाइज ये कहां पर किया गया है? ये किया जाएगा राजस्थान में, आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान में 30 लाख इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे, और अब तक का सब आजादी के बाद एकदम सबसे बड़ा महाकुंभ होगा ये खेलों का, याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग थानखोजे की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे? तो गाइज ये करने वाले हैं मैक्सिको में। क्लियर? मैक्सिको में ये करने वाले हैं। राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो मिस्र ने 75वें वर्ष यानी कि 75 वर्षगांठ पूरे हो गए हैं, और 18 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो शुरुआत हुए थे। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, उसके 3 दिन बाद दोनों देशों के बीच में ये डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए थे। तो राइट आंसर बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट है, दुनिया की पहली है गाइस, ये दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन ये लॉन्च की है गाइस, कितने? जर्मनी ने। क्लियर सारी बात है? चलिए नेक्स्ट, 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इनका नाम है एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। राइट आंसर इसका ए। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है गाइस, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? तो देखो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साथियों खेल खेल में सीखना, यानी कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में लोगों को उनकी कहानियों के बारे में बताना है।
इस आजादी क्वेस्ट के बारे में। तो गेम है, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन गेम आजादी क्वेस्ट इसका नाम है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 71वीं 71st इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो गाइस जो 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में। तीनों सेनाओं के इसमें प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला हमारा सवाल है, हाल ही में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना, गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई एचपीसीएल। एचपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस एचपीसीएल की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये आप याद रखना। ये हिंदुस्तान, ये इसकी एचपीसीएल। तो एचपीसीएल ने ये जो पहली गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये देखो इस भाई साहब को एकदम पूरा झुका हुआ है फोटो खिंचवाने के लिए। तो ध्यान रखना आप लोगों को, राइट आंसर डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, भारत में कौन सा नया वायरस तेजी से फैल रहा है? तो गाइज अभी हाल ही में लेंसेट की भी रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार कहा है इन्होंने नया वायरस तेजी से फैला, लेकिन सरकार ने इसको मतलब खंडित कर दिया। सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नया वायरस नहीं है, पुराना ही वायरस है, और इसका नाम है टोमेटो फ्लू, टमाटर फ्लू। टोमेटो फ्लू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखिए यहां पर ये 10 वर्ष से कम के बच्चों में होता है, आप लोगों को याद रखना है, 10 वर्ष से कम के बच्चों में होता है ये, और इसमें टमाटर के जैसे छाले हो जाते हैं, फपोले हो जाते हैं बॉडी पर। क्लियर? चलिए आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य युवा एकेडमी पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो गाइज भगवंत अनमोल, यहां पर आप इनका यहां पर देख सकते हैं, ये भगवंत अनमोल है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है प्रमेय, तो प्रमेय के लिए इनको दिया गया है हिंदी भाषा का ये जो साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार, जबकि साहित्य एकेडमी का जो बाल पुरस्कार है वो किसको दिया है? हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का। तो गाइज वो दिया गया है क्षमा शर्मा को, आप लोगों को ये भी याद रखना है, क्षमा शर्मा को दिया गया है गाइज, ये दिया गया क्षमा शर्मा को बाल साहित्य एकेडमी पुरस्कार। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 कहां पर शुरू हुई है? तो गाइज जो इंडिया क्लीन एयर समिट है कहां पर हुई है? ये बेंगलुरु में शुरू हुई है, आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समूह ने नई दिल्ली में टेलीविजन लिमिटेड एनडीटीवी, नई दिल्ली, एनडीटीवी की फुल फॉर्म क्या है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो ये देखो, ये भाई साहब है ना, अगर कोरोना में किसी व्यक्ति की संपत्ति डबल हुई है तो वो एकमात्र ये है अडानी, गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप ने नई दिल्ली एनडीटीवी की 29.2% हिस्सा। और देखो मजेदार बात यह है कि जो है ना प्रणॉय रॉय, एनडीटीवी के जो मालिक हैं प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय, उन भाई साहब उनको कानो कान खबर ही नहीं हुई कि उनकी कंपनी बिक गई, 29.2% शेयर चले गए अडानी ग्रुप के पास में और इनको पता ही नहीं लगा, है ना। इनके साथ भी खेला हो गया, दीदी वाला खेला। तो चलिए राइट आंसर डी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डॉग डे। इंटरनेशनल डॉग डे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है, जहां पर प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, है ना, जनता के मन की बात नहीं, अपने मन की बात, जनता के मन की बात, अपने मन की बात करते हैं। उस मन की बात में इन्होंने कुछ ब्रीड्स का उन्होंने उल्लेख किया था, तो आप लोग याद रखना है, इसलिए इंटरनेशनल डॉग डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर इसका 26 अगस्त, इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया गाइज यहां पर हमारे पूर्व जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू के द्वारा ये किया गया है। एक इंफॉर्मेशन है इससे आगे आप लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन ये है गाइज, ये पूरे हम देखो अगस्त महीने का वीकली तो कर रहे हैं, डेली भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे अगस्त महीने का जितना भी करंट अफेयर है सबका एक मैराथन वीडियो आएगा आप लोगों के लिए 1 सितंबर को। तो याद रखिएगा, अभी से मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं, पूरे अगस्त महीने का मैराथन एक वीडियो पूरे अगस्त माह को कवर कर दिया जाएगा, एक बार में सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा करंट अफेयर का। आप लोगों के लिए कोई भी कमी नहीं रहने दिया है, करंट अफेयर आप लोगों को कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर को वीडियो आएगी पूरे अगस्त महीने की। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है वेंकैया नायडू। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से
किसे सम्मानित किया गया है? तो गाइस जो 31वां व्यास सम्मान दे दिया गया है, और कौन सी पुस्तक? महाबली के लिए दे दिया गया है। ये दिया गया गाइस डॉक्टर असगर वजाहत को। ये असगर वजाहत है। महाबली में अकबर और जो है तुलसीदास के बारे में वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो 31वां व्यास सम्मान किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को। जबकि 30वां किसको दिया गया था? 30वां दिया गया था शरद पगारे को। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। आप लोगों को याद रखना है, भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया जूडो टूर्नामेंट, महिला जूडो टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 से किस राज्य से शुरू होने वाला? देखिए ये 4 जोनों में खेला जाएगा, यानी कि 4 राज्यों में ये खेला जाएगा, 4 जोन्स में ये खेले जाएंगे। और जो पहला शुरुआत होगा वो होगा असम में। आप लोगों को याद रखना है कौन कौन से? असम में खेला जाएगा, गुवाहाटी में, गुवाहाटी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा केरल में खेला जाएगा। केरल के कहां पर? केरल के त्रिशूर में। और बात करें तो हम उत्तराखंड में खेला जाएगा। उत्तराखंड का कहां पर? उत्तराखंड के देहरादून में खेला जाएगा। ये उत्तराखंड के देहरादून में खेला जाएगा। और इसके अलावा गुजरात में खेला जाएगा। तो इन 4 जगह ये खेला जाएगा। और शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है? असम से शुरुआत हो रही है। आप लोगों को याद रखना है ये सारी बातें। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए तो ध्यान रखना, गुवाहाटी से शुरुआत होगी 27, यानी कि 27 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस इंपॉर्टेंट है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत को चुना गया। किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे जी सतीश रेड्डी की। अभी तक जी सतीश रेड्डी अध्यक्ष थे, आप लोगों को याद रखना है। कौन अध्यक्ष थे? जी सतीश रेड्डी। इनकी जगह अब डॉक्टर समीर वी कामत आ जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थल को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है? इत्र पर्यटन स्थल। क्लियर? इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो गाइस ये लिया है किसको? कन्नौज को। इन इत्र के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कौन सा फेमस शहर या डिस्ट्रिक्ट है यूपी का? तो वो है कन्नौज। आप लोगों को याद रखना। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ब्राजीलिया क्या है? ये है गाइस ब्राजील की कैपिटल। ब्राजीलिया में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो गाइस ये किसने की है सह अध्यक्षता? ये की है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने। आप लोगों को याद रखना है। क्लियर सारी बातें? चलिए, और 8वीं बैठक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइस ये किए हैं बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। कौन है पीएम है साथियों? शेख हसीना यहां की बांग्लादेश की पीएम है, प्रधानमंत्री है। आप लोगों को याद रखना है। तो 2 रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की है। कहां से कहां तक? खुलना दरसाना, और इसके अलावा जो पर्वत और कोनिया, ये 2 रेलवे परियोजना है। भारत इनको ऋण व्यवस्था के तहत भारत इनको लाइन ऑफ ये जो क्रेडिट प्रदान करेगा, ठीक है ना, यानी कि ऋण प्रदान करेगा। बांग्लादेश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? तो आप लोगों को याद रखना है, क्रिप्टो कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। कहां के रहने वाले हैं ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? किसका आयोजन? इस जो कप का आयोजन ये हुआ है साथियों मियामी में। आप लोगों को ये भी याद रखना है। क्लियर? बाकी की सारी बातें आप लोग याद रखिएगा इन चीजों को। तो ये किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। और उपविजेता कौन रहे? ये रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, या प्रागनंदा भी बोलते हैं इनको। तो यार राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट, चलिए ये थी आज की डिस्कशन साथियों। ये था हमने पूरे अपना जो पूरे वीक का हमने डिस्कशन कर लिया है। और अब जो हम ये हमारा बैच है मिशन SDM 2.0, और इसके अलावा हमारा जो समर्पण बैच, ये बैच हमारे चल रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं हमारे। तो आप लोग इनसे बहुत जल्द जुड़ जाइए। 77% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट ज्यादा दिन तक नहीं है, केवल और केवल 31 अगस्त तक ही है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से एनरोल करा लीजिए इसमें अपने आप को। ठीक है दोस्तों, जल्दी से अपने आप को एनरोल करा लीजिए। फिर इसके जो है प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फायदा रहेगा आप लोगों के लिए अगर अभी आप जो 77% का जो डिस्काउंट चल रहा है इसमें अपने आप को इसमें एनरोल करा लें। डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है गाइज, ED
400, ठीक है, ये वाला कोड आप लोगों को यूज करना है। और अगर मैं बात करूं इसके बारे में, मिशन एसडीएम 2.0 के बारे में, तो देखिए यहां पर आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी दोस्तों। कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर आप लोगों को लिए कराई जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही फेजेस की आप लोगों को इंटरव्यू तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स, मेंस, और यहां पर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी आप लोगों को, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और डेली आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप लोगों के लिए कराई जाएगी, और पीडीएफ नोट्स तो मिलेंगे, डाउट सेशन होंगे। और कोर्स के ड्यूरेशन की बात करूं तो 10 से 12 महीने में गाइज, 10 से 12 महीने में आप लोगों के लिए जो कोर्स पूरे कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद में आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। और यहां पर साथियों आप लोगों के लिए प्रीलिम्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यानी सीसेट की तैयारी आप लोगों के लिए कराई जाएगी। मेंस में जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज मेंस को क्रैक करने के लिए। तो ऐसे राइटिंग को कि कौन से फेज का किस तरह की डायमेंशन हमको लेनी है ऐसे में, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी, पढ़ाया जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा GS1, GS2, GS3, 4 इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। क्लियर? और ये कब से बैच शुरू हो रहा है? ये साथियों 5 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है? तो जल्दी से जुड़ जाइए। 31 अगस्त तक ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है ED400। समर्पण बैच की बात करूं मैं साथियों, तो समर्पण बैच आपको RO प्री मेंस की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी यहां पर आप लोगों के लिए, RO के लिए। और 300 घंटे का स्मार्ट कार्यक्रम है। प्रतिदिन 2 लाइव क्लासेज आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, और सभी कक्षाएं आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा प्रदान करी जाएंगी। और क्लास का मीडियम क्या होगा? दोनों ही कोर्सेज, दोनों ही, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज से हो या फिर आपको लोग इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों मीडियम्स के आप लोगों को यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और वीकली इवैल्यूएशन भी कराया जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये थी साथियों आपके लिए हमारे और इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो गाइज ये थी इंफॉर्मेशन और पूरे वीक का, अगस्त के इस लास्ट वीक का, पूरे वीक का आप लोगों के लिए रिवीजन। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। और इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं गाइज।